Friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, आज मैं शूट करने जा रहा हूँ पावर सिस्टम का हमारा जो क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज़ है इसका पार्ट नंबर 5। तो इसमें देखो हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि पावर सिस्टम क्वेश्चन पे अभी बहुत से क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, डिपेंड ऑन विच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यू आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो इसमें देखो अभी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का थोड़ा जो बेसिक से हम थोड़ा जाएंगे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सर्किट ब्रेकर इज़ डिज़ाइन बेस्ड ऑन मैक्सिमम फॉल्ट करंट, जनरली 3 फेज फॉल्ट, जिसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट कंसीडर करके ही डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि सबसे सीवियर फॉल्ट कौन सा होता है? 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो उसके अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हमारी डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो अभी अगर आगे में देखूँ तो इसमें आपका रिले सेटिंग जो रहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन जनरली मिनिमम फॉल्ट करंट, जनरली लाइन टू ग्राउंड फॉल, क्योंकि सबसे मिनिमम फॉल्ट करंट पे भी हमारा रिले वर्क होना चाहिए अगर फॉल्ट है तो रिले सेटिंग हमारा जनरली मिनिमम फॉल्ट करंट पे वर्क करता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव स्विच, मतलब मिनिमम फॉल्ट कंसिडर करके रिले सेटिंग डिवाइस हमारा रिले सेटिंग सेट किया जाता है। अभी टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव स्विचेस कौन कौन से? तो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव स्विचेस में आपका फ्यूज़ आता है, लोड इंटरप्टर आता है, लाइन आइसोलेटर आता है एंड सर्किट ब्रेकर आता है। ये 4 बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं फ्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्यूज़ में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेजिरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट और वायर। तो इसमें आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा टीन और लीड। ठीक है, टीन और लेड ये जो मटेरियल है ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको हाई कंडक्टिविटी चाहिए तो आपको ये मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे सिल्वर और कॉपर। बराबर, मतलब हाई कंडक्टिविटी मतलब लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री फ्रॉम डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन चाहिए तो आपको सिल्वर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको लो कॉस्ट चाहिए तो लेड, टीन और एल्यूमिनियम यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिफरेंट मटेरियल है। तो मटेरियल कौन सा यूज़ करें, बराबर ना, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है और उसके लिए मटेरियल भी अलग अलग है। तो हमारा डिज़ाइन कंसिडरेशन फ्यूज़ का होता है मटेरियल्स हैविंग लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जनरली हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का ये लो रहेगा तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमको हाई देखने को मिलेगा। तो ऐसा अगर होगा तो हमारा दोनों चीज़ें एक दूसरे पे यहाँ कोरिलेट नहीं कर रही है, बराबर। तो उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन निकाल लिया है, वो है फॉर आई लेस देन 15 एम्पियर हम यूज़ करेंगे एलॉय ऑफ लेड एंड टीन। तो एलॉय ऑफ लीड एंड टीन आप आई लेस देन 15 एम्पेयर के लिए एलॉय ऑफ लीड एंड टीन का मटेरियल यूज़ करेंगे, और आई ग्रेटर देन 15 एम्पेयर के लिए कॉपर एज अ मटेरियल यूज़ करेंगे फ्यूज़ वायर में। तो ये इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी प्राइमरी प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका फ्यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम पे पूछा जाता है कि प्राइमरी प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कौन सा है। तो फ्यूज़ इज़ अ प्राइमरी प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट इज़ सेकेंडरी प्रोटेक्शन इन सबस्टेशन। ये बात भी आप ध्यान रखो, इधर लिखी नहीं है लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अभी थोड़ा डेफिनेशन डिस्कस करते हैं फिर उसके बारे में। तो फ्यूजिंग करंट क्या है? इट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू विच फ्यूज मेल्ट्स इज कॉल्ड फ्यूजिंग करंट। और करंट रेटिंग क्या है फिर? तो इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू विच फ्यूज डज नॉट मेल्ट। तो ऐसी मैक्सिमम वैल्यू कि जिस वैल्यू पे फ्यूज़ हमारा मेल्ट नहीं होता वो होती है करंट रेटिंग। लेकिन फ्यूजिंग करंट क्या है कि ऐसी मिनिमम वैल्यू कि जिस पे हमारा करंट
मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसके हमारा फ्यूज़ मेल्ट होता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये मिनिमम वैल्यू है लेकिन फ्यूज़ इस वैल्यू पे मेल्ट हो रहा है तो ये करंट रेटिंग से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्यूजिंग करंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन करंट रेटिंग। ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ होके आता है। क्या कंक्लूजन ड्रॉ होके आता है कि फ्यूजिंग करंट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन करंट रेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। और फ्यूजिंग फैक्टर फिर कैसे डिफाइन होता है, तो फ्यूजिंग फैक्टर डिफाइन होता है हमारा फ्यूजिंग करंट, रेशियो ऑफ फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इज कॉल्ड एज फ्यूजिंग फैक्टर। इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना ही चाहिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आता है। वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर पे भी क्वेश्चन आता है कि वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। तो ये लेस दैन 1 है, ग्रेटर दैन 1 है, आपको पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। सो फ्यूजिंग फैक्टर हमने देखा, फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए जिसमें आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप के ये रिलेशन बनते हैं, लेकिन ये एक ही रिलेशन है। फ्यूजिंग करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d⁻³ diameter, I square is directly proportional to d cube and I is directly proportional to d⁻1.5। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।